के ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? कृषि क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। गुजरात में बनेगा देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ में 3 लाख गरीबों को मिला नया घर। 4 करोड़ से अधिक किसानों को मिली डिजिटल पहचान। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो कैसे बनेगा भारत? देश के लिए क्यों जरूरी है कार्बन न्यूट्रल? त्रिभुवन सहकारी विधेयक राज्यसभा में पारित, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी ने गरीबों आदिवासियों को दी बड़ी सौगात। 3 लाख लोगों को मिले पक्के घर। 4 करोड़ किसानों से ज्यादा को मिली डिजिटल पहचान। पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक अभी भी शामिल नहीं। उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी बढ़ी। जानेंगे किस राज्य में मिल रहा सबसे ज्यादा मेहनताना। अमित शाह ने बिहार को दिया 800 करोड़ का तोहफा। गांवों के विकास से खेती, किसानी और महिलाओं तक सबके लिए कुछ न कुछ। अनाज, दलहन और तिलहन की उत्पादकता में रिकॉर्ड वृद्धि। 8 वर्षों में बढ़ा रकबा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत में कृषि क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को न्यूनतम करने की दिशा में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकारी और निजी संस्थाओं के साथ ग्राम पंचायतें भी कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के नादिया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला नेट जीरो प्रमाणित कृषि विज्ञान केंद्र बनने का गौरव हासिल किया है। ये कदम न केवल भारत के कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है, बल्कि ये पर्यावरण दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कृषि से जुड़ी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्बन फ्री खेती और नेट जीरो का वास्तविक मतलब क्या है, और ये परिवर्तन देश के किसानों और खेती किसानी पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। नेट जीरो का मतलब है ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा के बराबर उतने ही पेड़ लगाकर या अन्य तरीकों से कार्बन को कम करने का प्रबंध करना, जिससे ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में वृद्धि ना हो सके। कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। नेट जीरो का लक्ष्य इन उत्सर्जनों को कम करना और वातावरण से कार्बन को हटाना है। भारत ने भी वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो का वादा किया है। बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों के बीच एक बड़ी चुनौती भी है। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए देश के कई गांव उठकर सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पाली और उत्तर प्रदेश के हसुड़ी और सानपुर गांवों ने देश और दुनिया को एक नई राह दिखाई है कि कैसे गांव भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पाली पहले ही कार्बन न्यूट्रल घोषित हो चुका है, जबकि हसुड़ी और सानपुर कार्बन न्यूट्रल बनने की राह पर है। ये 2 गांव दिखाते हैं कि कैसे भारत के नेट जीरो के लक्ष्य में गांवों को साथ लिया जा सकता है। मेरी पंचायत आज कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। लगभग 70% का पंचायत में हमने अचीव कर लिया है, और शीघ्र ही यह पंचायत कार्बन न्यूट्रल होने के साथ साथ ही देश की पहली पंचायत बनेगी जो कार्बन क्रेडिट से अर्निंग करेगी, और अपने स्वयं के संसाधनों से पंचायत में जो भी विकास कार्य होंगे कार्बन क्रेडिट के माध्यम से, मिले फंड के माध्यम से कराए जाएंगे। यहाँ सवाल ये है कि भारत के गांवों को कार्बन न्यूट्रल बनाना आखिर क्यों जरूरी है? भारत के 6.6 लाख गांवों में करीब 65% लोग रहते हैं। उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। गांवों में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ रही है कि भारत के नेट जीरो के लक्ष्य में साथ आए। अगर गांवों में विकास कार्यों की नीतियां ऐसी बने जिनके केंद्र में ग्रीन एनर्जी और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे हों, तो करीब 1/3 भारत में कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात में बनेगा देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय। संसद ने देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी विधेयक को राज्यसभा ने ध्वनि मत से पारित किया। ये विधेयक लोकसभा से 26 मार्च को पारित हो चुका है। बता दें कि विश्वविद्यालय का नाम
त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। ये विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में हायर टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ युवाओं का कौशल विकास करेगा और डिग्री कार्यक्रमों के साथ साथ दुरुस्त शिक्षा और ई लर्निंग पाठ्यक्रम भी शुरू करेगा। प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यह डेयरी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय बनेगा। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 3 लाख गरीबों को मिला नया घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने प्रदेशवासियों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें गरीबों के घर, स्कूल, रोड, रेल, बिजली, गैस की पाइपलाइन, ये सारे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। पीएम मोदी ने 3 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही पीएम आवास के हितग्राहियों को उनके आवास की चाबी सौंपी। विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया। आज उसमें से 3 लाख घर बनकर तैयार है। किसानों को मिली डिजिटल पहचान। किसानों को डिजिटल पहचान देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार किसान आईडी बना रही है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में लक्षित 10 करोड़ में से 4.85 करोड़ किसानों को आईडी मुहैया कराई गई है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक ऐसे प्रमुख राज्यों में शामिल हैं जो अभी तक केंद्र की किसान रजिस्ट्री पहल में शामिल नहीं हुए हैं। जानते हैं डिजिटल आईडी के क्या फायदे होंगे। किसानों को सब्सिडी और लोन मिलने में आसानी होगी। किसानों के लैंड रिकॉर्ड की डिटेल डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार कराई जाने वाली KYC से भी छुटकारा मिलेगा। योजनाओं के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से भी किसान बचे रहेंगे। अगर आप भी अपनी डिजिटल किसान आईडी बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए जन सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। गांव-गांव में कैंप लगाकर भी आईडी बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ी मनरेगा मजदूरी। उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रतिदिन मजदूरी की दर में 15 रुपए की वृद्धि हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ संशोधित दर 252 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में यूपी की यह बढ़ोतरी काफी कम मानी जा रही है। केवल हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य यूपी से पीछे हैं। हरियाणा में मजदूरी सबसे अधिक 26 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसमें वहां की नई दर 400 रुपए प्रतिदिन हो गई है। यूपी में मनरेगा मजदूरी का कम होना उन ग्रामीण श्रमिकों के लिए चिंता का विषय है जो इस योजना पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं। बिहार को मिला 800 करोड़ रुपए का तोहफा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शहरी विकास, सहकारी क्षेत्र, कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की गई है। भाइयों बहनों, बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां भूमि भी उपजाऊ है, जल संसाधन भी है। सहकारिता क्षेत्र का मैं आज कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है। बिहार को 8 वर्षों में अनाज, दलहन और तिलहन में रिकॉर्ड सुधार। पिछले 8 वर्षों में अनाज, दलहन और तिलहन की उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि अनाज की उत्पादकता में 16.63%, दलहन में 12.23% और तिलहन में 9.96% की बढ़ोतरी हुई है। 2016-17 में 2525 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही अनाज की उत्पादकता 2023-24 में बढ़कर 2945 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। इसी तरह दलहन की उत्पादकता 785 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 881 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई और तिलहन की उत्पादकता 1195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1314 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। अप्रैल जून में भयानक गर्मी की संभावना। इस बार देश में
मार्च अप्रैल से ही गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस बार सामान्य से अधिक गर्मी होने का अनुमान लगाया है। आईएमडी के अनुसार अप्रैल से जून के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य और पूर्वी भारत तथा उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव की संभावना जताई गई है। हालांकि इसका खड़ी रबी फसलों पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अधिकांश प्रमुख फसलें पहले ही काटी जा चुकी हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में देर से बोई गई गेहूं की किस्मों को अगर तापमान असामान्य रूप से बढ़े तो नमी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि गर्मी बढ़ने से नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।